नादरीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं इब्राहिम राजा और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज हमारे पास कुछ अहम सवालात और उनके जवाबात हैं। इन सवालों में जनरल सरफराज सत्तार के मुतल्लिक सवालात हैं, दिसंबर में रिटायर होने वाले 6 जनरल्स के मुतल्लिक सवालात हैं, रेड जोन में धरने के मुतल्लिक सवालात हैं और अब्दुल कादिर बलोच के मुतल्लिक सवालात हैं। इनमें पहला सवाल बेल्जियम से सिद्दीक साहब ने पूछा है और उन्होंने ये पूछा है कि जनरल सरफराज सत्तार के मुतल्लिक भारतीय मीडिया और कुछ हलकों में जो अफवाहें हैं उनकी हकीकत क्या है। देखिए सरदार साहब, इस सवाल का सिरा ढूंढने के लिए आपको मौलाना फजलुर रहमान के धरने में जाना पड़ेगा। मौलाना फजलुर रहमान का जब धरना हुआ था तो उस वक्त जानबूझकर कुछ लोग और कुछ हलके ये तासुर दे रहे थे कि इस धरने के पीछे कुछ ताकतवर हलकों का हाथ है, यानी ताकतवर हलकों में से ही कुछ अनासिर ऐसे हैं जो इस धरने को सपोर्ट कर रहे हैं। मौलाना फजलुर रहमान और उनके जो उस वक्त साथी थे वो खुद भी इसी किस्म का तासुर दे रहे थे और उस वक्त भारतीय मीडिया ने और कुछ पाकिस्तान के हलकों ने भी ये तासुर दिया कि जो मौलाना फजलुर रहमान का धरना है उसके पीछे जनरल सरफराज सत्तार हैं। और वो तासुर इस वजह से दिया गया कि उस वक्त आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा के बाद सबसे सीनियर जो जनरल थे वो जनरल सरफराज सत्तार थे और बहुत से हलके ये कह रहे थे कि अगर आर्मी चीफ जनरल बाजवा की एक्सटेंशन ना हो तो फिर जनरल सरफराज सत्तार जो हैं वो अगले आर्मी चीफ होंगे। और कुछ हलके ये भी कह रहे थे कि मौलाना फजलुर रहमान का जो धरना है वो आया ही इसीलिए है इस्लामाबाद के आर्मी चीफ जनरल बाजवा की एक्सटेंशन रुकवाई जा सके। उसके बाद जब सुप्रीम कोर्ट में दरखास्त गई एक बड़ी ही पुरअसरार किस्म की जनरल बाजवा की एक्सटेंशन के खिलाफ, तो उसके बाद भी कुछ हलकों ने यह तासुर देना शुरू कर दिया कि इस पिटीशन के पीछे भी कोई पुरअसरार हाथ है और उस वक्त भी जनरल सरफराज सत्तार का कुछ हलकों ने नाम लिया और भारतीय मीडिया ने तो इस किस्म की भी खबरें चलाना शुरू कर दी कि जनरल सरफराज सत्तार को हाउस अरेस्ट कर लिया गया है, यानी घर में नजरबंद कर दिया गया है। देखिए, इसमें एक बात समझने की है कि यह बात ठीक है कि जनरल सरफराज सत्तार उस वक्त आर्मी चीफ जनरल बाजवा के बाद सबसे सीनियर जनरल थे, लेकिन इसका हरगिज मतलब ये नहीं है कि अगर आर्मी चीफ जनरल बाजवा की एक्सटेंशन ना होती तो जनरल सरफराज सत्तार ही आर्मी चीफ होते, क्योंकि अगर जनरल बाजवा की एक्सटेंशन ना भी होती तो तब भी ये अख्तियार प्राइम मिनिस्टर के पास ही था कि उनके पास 5 सीनियर जनरल्स की फाइल जाती और वो उन 5 सीनियर जनरल में से एक जनरल को आर्मी चीफ तैनात कर देते और एक जनरल को चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी बनाते। तो ये हतमी नहीं था। और दूसरा, जनरल सरफराज सत्तार के मुतल्लिक जो अफवाहें थीं उनमें भी कोई हकीकत नहीं कि उनको कोई हाउस अरेस्ट किया गया था। वो खुद भी एक बड़े प्रोफेशनल सोल्जर थे। और जनरल सरफराज सत्तार के बारे में आपको ये भी बताएं कि जब आर्मी चीफ जनरल बाजवा की एक्सटेंशन के मुतल्लिक फैसला हो गया था, यानी हुकूमत ने भी कर दिया था, तो उस वक्त जनरल सरफराज सत्तार का नाम चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी के लिए जो फाइल प्राइम मिनिस्टर के पास गई थी, तो उस फाइल में जनरल सरफराज सत्तार का नाम भी शामिल था क्योंकि वो सबसे ज़्यादा सीनियर जनरल थे। लेकिन अगेन ये ज़रूरी नहीं होता कि जो सबसे सीनियर जनरल हो उसी को आप आर्मी चीफ बनाएं या चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी बनाएं। तो उसके बाद चूंकि जनरल नदीम रजा को चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी बना दिया गया था, तो इस वजह से इन अफवाहों ने जोर पकड़ा कि शायद जनरल सरफराज सत्तार के खिलाफ कोई कार्रवाई की गई है, लेकिन इसमें कोई हकीकत नहीं है। इसके अलावा आपको ये भी बताएं कि जनरल बाजवा की जब तैनाती हुई थी आर्मी चीफ के तौर पर, तो उस वक्त वो खुद सबसे सीनियर जनरल नहीं थे और ये कोई अनहोनी बात नहीं है। उस वक्त 3 जनरल ऐसे थे जो सुपरसीड हो गए थे जब वज़ीर आज़म नवाज शरीफ ने जनरल बाजवा को आर्मी चीफ तैनात किया था। उस वक्त जनरल अशफाक नदीम जो थे वो सबसे सीनियर जनरल थे। इसी तरह जनरल रमदे जो थे वो भी जनरल बाजवा से सीनियर थे, लेकिन वो दोनों जनरल्स जो हैं वो उस वक्त सुपरसीड हुए थे। और ये पाक फौज में एक रवायत है कि जब कोई जनरल सुपरसीड हो जाता है तो ये उसकी मर्जी होती है कि वो रजाकाराना तौर पर
इस्तीफ़ा दे देता है और इस सिलसिले में उस पर कोई कानूनी शिक तो लागू नहीं होती, ना ही कोई इस किस्म का कोई दबाव होता है, लेकिन वो रज़ाकाराना तौर पर इस्तीफ़ा दे देता है। और हमने देखा कि जनरल अशफाक नदीम भी जब जनरल बाजवा को आर्मी चीफ बनाया गया था तो मुस्ताफ़ी हो गए थे, और जनरल रमदे भी मुस्ताफ़ी हो गए थे क्योंकि जनरल बाजवा उनसे जूनियर थे, लेकिन उनको आर्मी चीफ तैनात कर दिया गया था। इससे पहले आपको ये भी बता दूं कि राहिल शरीफ को जब आर्मी चीफ बनाया गया था तो उस वक्त राहिल शरीफ भी सबसे सीनियर जनरल नहीं थे। उस वक्त भी कुछ जनरल जो हैं वो सुपरसीड हुए थे, और जो जनरल सुपरसीड हुए थे उन्होंने एक प्रोफेशनल वे में इस्तीफ़ा दे दिया था, और ये कोई लाजमी नहीं है, लेकिन उन्होंने मुनासिब समझा कि वो उस वक्त इस्तीफ़ा दे दें। और जनरल राहिल शरीफ को जब आर्मी चीफ बनाया गया था तो उस वक्त वो GHQ में IG ट्रेनिंग एंड एवेल्यूएशन थे, और जब जनरल बाजवा को आर्मी चीफ बनाया गया तो इत्तफाक की बात यह है कि वो भी उस वक्त IG ट्रेनिंग एंड एवेल्यूएशन थे, और जनरल बाजवा जो है वो रावलपिंडी कोर में भी काम कर चुके थे। 10 कोर जिसको आप कहते हैं, बड़ी इंपॉर्टेंट कोर है। और जनरल बाजवा को उस वक्त आर्मी चीफ बनाने की वजह जो इसहाक डार ने और जो दीगर हुकूमती रहनुमा है उन्होंने यही बताई थी कि जनरल बाजवा ने 2014 का जो धरना था PTI का, उस पर नापसंदीदगी का इजहार किया था। तो इस वजह से मियां नवाज शरीफ ने यह फैसला किया था कि जनरल बाजवा को आर्मी चीफ बनाया जाए, और उनका एक ज़बरदस्त किस्म का करियर भी था। तो ये एक कॉन्स्पिरेसी होती है जो कि इस तरह से ड्राइंग रूम से निकाल के फिर जो है वो जलसा गाहों में लाई जाती है, और बड़े बड़े जगहों पे इस तरह की जो साजिशी थ्योरियाँ हैं वो सामने लाई जाती हैं। लेकिन इस बात में कोई हकीकत नहीं है कि कोई जनरल सरफराज सत्तार को कोई हाउस अरेस्ट किया गया था या उनके साथ कोई बुरा सलूक किया गया। वो एक प्रोफेशनल तरीके से, जैसे उन्होंने अपनी टर्म पूरी करनी थी, उन्होंने वो टर्म पूरी की। अच्छा जी, अगला सवाल हमारे पास है 6 जनरल्स की रिटायरमेंट के मुतल्लिक, और ये सवाल साहिवाल से अता मोहम्मद साहब ने भेजा है, और उन्होंने पूछा है कि इन रिटायरमेंट्स का कोई ताल्लुक मौजूदा सियासत से है। तो अता मोहम्मद साहब, दिसंबर 2020 में 6 जनरल्स जाहिर है कि रिटायर हो रहे हैं, और ये 6 लेफ्टिनेंट जनरल्स हैं, और इनकी जगह आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा 6 नई तैनातियां करेंगे। अब कुछ लोग इसको सियासत से जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन इसमें एक बात अहम यह है कि जब भी कोई आर्मी चीफ बनता है तो वो फिर अपनी प्रोफेशनल कंफर्ट, और जो वो लेफ्टिनेंट जनरल्स के ओहदे पे प्रमोशंस करता है या तैनातियां करता है, तो वो उस कंफर्ट को भी देखता है, प्रोफेशनल कंफर्ट को, फिर ये भी देखता है कि उन लेफ्टिनेंट जनरल्स को जिनको प्रमोट किया जा रहा है, जो जहां उनकी तैनाती की जा रही है, कि उनकी एक्सपर्टीज जो है वो किस शोबे में है, यानी उन्होंने उससे पहले किस कोर में काम किया, किस रेजिमेंट में काम किया, जब जिस वक्त उन्होंने कमीशन लिया तो उस वक्त वो किस रेजिमेंट में थे। तो ये कोई बहुत अनहोनी बात नहीं है कि अपनी प्रोफेशनल कंफर्ट और प्रोफेशनल रिलेशनशिप और कॉम्पिटेंसी के हवाले से इस किस्म की तैनातियां की जाएं। हमें पता है कि जनरल बिलाल अकबर जो रावलपिंडी के पहले कोर कमांडर भी रहे, चीफ ऑफ जनरल स्टाफ भी रहे, DG रेंजर सिंध भी रहे, उनको जनरल राहिल शरीफ ने बहुत ग्रूम किया था, और जो कराची में ऑपरेशन हुआ था वो जनरल बिलाल अकबर की ज़ेरे निगरानी हुआ था। वो भी दिसंबर में रिटायर हो रहे हैं, लेकिन इसका कोई सियासत से इस तरह से ताल्लुक नहीं है कि ये जनरल्स जो हैं जिस तरह से कुछ वो लोग तासुर दे रहे हैं कि कोई फौज के अंदर तकसीम है, तो वो रिटायर होंगे, और उसके बाद आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा जो हैं वो इनकी जगह 6 नए जनरल्स की तैनातियां करेंगे। इसके अलावा आपको ये भी बताएं कि कुछ लेफ्टिनेंट जनरल्स जो हैं वो अप्रैल 2021 में रिटायर हो रहे हैं, और उसके बाद अक्टूबर 2021 में भी कुछ जनरल्स रिटायर हो रहे हैं। और यहाँ आपको एक अहम बात ये भी बताएं कि नवंबर 2022 में जब आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा की मुद्दत मुलाजमत दूसरी ख़त्म हो गई, यानी अब जो कानून साजी हुई है उसके बाद जनरल बाजवा को तीसरी एक्सटेंशन नहीं मिल सकती। इसका मतलब है कि नवंबर 2022 में उनकी मुद्दत जो है वो ख़त्म हो जाएगी। तो उस वक्त जो अगर ये हुकूमत चलती रही और वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान हुए, तो उस वक्त वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के पास जो 4-5 सीनियर जनरल्स की फाइल जाएगी, उन 4-5 जनरल्स में आपके जो मौजूदा DG IS हैं जनरल फैज़ हमीद, उनका नाम भी शामिल होगा। यानी ये ऑन कार्ड्स है
कि अगले आपके आर्मी चीफ जो हैं वो उन 4-5 जनरल्स में से होंगे। फिर प्राइम मिनिस्टर का अख्तियार है कि उस वक्त हो सकता है कि आपके DG ISI जो इस वक्त हैं जनरल फैज़ हमीद, इन्हीं को आर्मी चीफ बनाया जाए, या जो बाकी दीगर 4 जनरल्स की फाइल जाएगी उनमें से किसी को बनाया जाए, और ये प्राइम मिनिस्टर का इस्तेहकाक होता है।